बच्ची कहती 2 सरों वाले भेड़िए की ताकत लोगों को बचाती है, गरीबों को खाना खिलाती है, देख भी लेती तो ना बताती। ये सुनकर सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं कि अकीज रोकती और कहती है ये बच्चा है। सिपाही कहते हैं अपने बच्चे से कहो चुप रहे खातून। अकीज कहती है ये एक बच्चा है, जाओ। कातिल को हीरो समझता है, अपने रास्ते पर जाए, हमने किसी को नहीं देखा। और ये सुनकर सिपाही चले जाते हैं। लड़की कहती 2 सिरों वाले भेड़िए की ताकत कोई कातिल नहीं है, वो बोसाकर में सबसे बहादुर हीरो है। अकीज कहती ऐसा नहीं कहते और बच्चे के सर पर हाथ रखती है। इसके बाद आकीज अपने घोड़े के पास जाती है और वो मास्क पहन कर आ जाती है, तो इसे पता चलता है आकीज ही वो 2 सरों वाला भेड़िया होता है। लड़की आकीज को देखकर दंग रह जाती है, कहती है तुम 2 सरों वाले भेड़िए की ताकत हो। आकीज मास्क ऊपर करती है और कहती है हाँ मैं हूँ। इसके बाद बच्ची एक लकड़ी उठाती है और कहती है आपका राज मेरा राज, थोड़ा बड़ा होकर मेरी तलवार भी आपकी होगी। आकीज कहती है बहुत शुक्रिया। और इसके बाद आकीज जमीन पर हाथ फेरती है और उसे सूंघती है और कहती है नीला आसमान, जमीन, जन्नत के मालिक, मुझे ताकत दो, मुझे ताकत दो। इसके बाद आकीज अपनी लकड़ी की तलवार चूमती है, मास्क ऊपर करती है और सिपाहियों के पीछे भागती है। लड़की कहती है मैं आपके लिए खुदा से दुआ करूंगी। उसके बाद लड़की जाए नमाज बिछाती है और नमाज पढ़ना शुरू करती है। इस दौरान सिपाही एक जगह कैंप लगाकर बैठते हैं, आग जलाते हैं, तो आकीज कमान पकड़े आ जाती है। आकीज कहती सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे हो। सिपाही फौरन उठते हैं, अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं अपना चेहरा दिखाओ, तुम कौन हो। आकीज नकाब हटाती है। सिपाही कहता तुम, सिपाही कहता हमला। तो ये कहकर पहला बढ़ने लगता है कि आकीज तीर मारकर उसका काम तमाम कर देती है और हर आगे आने वाले सिपाही को तीर मारती है। एक सिपाही बाजा बजाकर सबको बुला लेता है कि आकीज उस आखिरी सिपाही को भी मार डालती है। इस दौरान मजीद सिपाही आवाज सुनकर आ जाते हैं। आकीज एक तीर निकालती है, गिरे हुए को मारती है और फिर कमान में 2 तीर रखकर बड़ी ही महारत से दोनों घुड़सवारों को मार डालती है। और इसके बाद आकीज नहायत ही बेहतरीन जंगजुई सलाहियतों का मुजाहरा करती है और हर आने वाले सिपाही को जमीन बोस कर कर उसे मार डालती है। एक को छोड़ती है और कहती है आप अपने अल्पागो की तरफ वापस जाओ, और आकीज वापस लौट जाती है। इसके बाद रात को महल में अल्पागो खान अपने घर वालों से कह रहा होता है 2 सरों वाले भेड़िए की ताकत ने कई आदमियों को शिकस्त दी। आसमानी खान के लोग 2 सरों वाले भेड़िए वाली लड़की से हार गए, ये हकीकत है। अल्पागो खान खड़ा होता है और कहता है लड़की हमारे काफिलों पर हमला करती है, कैदी बना लेती है, फिर मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। सब लोग सर झुकाकर खड़े हुए होते हैं। अल्पागो खान दोनों बेटों की तरफ देखता है और कहता है तैमूर तुम उस लड़की को ढूंढ कर किले के सामने लटका दोगे। तैमूर कहता है आपका हुक्म, मेरे लिए सब कुछ है मेरे खान। और अल्पागो खान बचे हुए सिपाही को कहता है इसे जिंदान में भेज दो। तो सिपाही पकड़ कर ले जाते हैं। इसके बाद रात को आकीज घोड़े पर एक जगह पहुंचती है, घोड़े को दरख्त के साथ बांधती है और एक दरख्त पर चढ़ती है और दरख्त पर जाकर बैठकर किले के दीवार की तरफ देखना शुरू हो जाती है कि साल्तुक बेग घोड़े पर से नीचे उतरते हैं, किले में दाखिल होते हैं। महल में दाखिल होकर अल्पागो खान को कहते हैं मेरे खान। अल्पागो खान कहता है मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी खबर लेकर आए हैं साल्तुक, आपका भाई क्या कह रहा है, अपनी बेटी को दूर भेज रहे हैं। साल्तुक कहता है बालामीर का कहना है कि उनका ख्याल था कि खान अपने एक सेहतमंद बेटे के लिए मेरी बेटी को ले जाना चाहेंगे। काया तकिन की बीवी कहती है चचा नहीं जानते कि सेहतमंद बेटे शादीशुदा हैं। अल्पागो कहता है और साल्तुक कहते हैं लेकिन चूंकि मेरे भाई ने फैसला कर लिया है कि मेरी बेटी अपने आधे समझदार बेटे बतोगा साहब के लायक है। अल्पागो खान कहता है क्या वो इस काबिल नहीं है? अगर मेरा बेटा पागल ना होता तो मैं उस लड़की से क्यों पूछता, फिर मैं जाकर खान की बेटी मोल से पूछूंगा। साल्तुक कहता है मैं औलग खान के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता, खान ने कहा कि मेरी बेटी का हाथ मांगो। अल्पागो खान कहते हैं उन्हें तोहफे की तैयारी शुरू करने दो, दोपहर में हम रवाना होंगे। बातोगा ये खड़ा सुन रहा होता है। तो अल्पागो खान के हुक्म के मुताबिक सोने के साथ 6 डब्बे, दुल्हन के लिए एक हार भी, जमुर्द की बालियां और रूबी की अंगूठियां रखें, हर चीज तैयार करें। इसके बाद लड़कियों को हुक्म दिया जाता है कि तैयार करें, लोएजा को इस इंतखाब करने दें, मजीद और 10 गुलामों का इंतखाब करें, और बताया जाता है कि हम बालामीर की बेटी से पागल तेगन मांगेंगे। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं और सेहतमंद तेगन शादी करेगा और पागल तेगन शादी करेगा और आपने अभी तक शादी नहीं की है। औरत कहती है अगर खान साहिब आपकी तरफ कमान भी खींचेंगे तो आप भी दीवाने हो जाएंगे, जान लो फिर तुम भी पागल तेगन की तरह बोल नहीं पाओगे। और ये कहकर खातून चली जाती हैं। इस दौरान अकीज दरख्त पर बैठी हुई होती है और देखती है कि एक काफिला महल में से निकलता है। अकीज देखकर कहती क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तलाश करो, मैं तुम सबको तलाश करूंगी। इस दौरान महल में तैमूर तकिन अपने कमरे में दाखिल होता है, अपनी तलवार रखता है। तैमूर तकिन की बीवी कहती तुम्हें देर लगी। तैमूर कहता है मैंने अपने जंगजुओं को उस बेवकूफ के पास भेजा जो खुद को 2 सरों वाला भेड़िया समझती है। तैमूर तकिन की बीवी कहती क्या तुमने काया का चेहरा देखा है? तैमूर कहता है मैंने काया का वो पत्थर वाला चेहरा बरसों से देखा है। खातून कहती क्या मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ? जब खान ने आपको डाकू को तलाश करने का हुक्म दिया तो काया तकरीबन अपनी माँ की बाहों में भाग गया, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। लगता है आपके वालिद खान आप पर बहुत एतमाद करते हैं, मुझे हैरत नहीं होगी अगर वो ये चाहें कि आप उसके बाद आसमानी खान बन जाएं। और तैमूर तकिन कहता और खातून कहती मेरे वालिद भी बहुत खुश होंगे।
तैमूर कहता है अगर मैं एक दिन खान बन जाऊं तो पता है कौन सी चीज मुझे गुस्सा दिलाएगी? मेरे खान बनने पर चीनी सल्तनत की खुशी। इस दौरान काया तकेन अपने कमरे में कुछ सोच रहा होता है। काया तकेन की बीवी उठती है और कहती, काया हमने सुबह सफर पर निकलना है, अभी तक आपको सो जाना चाहिए था। काया अपने माथे पर हाथ रखता है तो बीवी कहती, क्या आपके सर में दर्द है? खातून बैठती हैं और काया तकेन का सर दबाती हैं और कहती हैं, शैतानी रूहें जो मेरे शोहर को सर दर्द दे रही हैं वो जहन्नुम में वापस चली जाए। और इनके दो सर हैं, वो मेजई को भी लग सकती है जो कि 7 सरों वाला सांप है। आपके बाप को आपके दिमाग पर तैमूर की तलवार से ज्यादा भरोसा है, फिक्र ना करो। इस दौरान बातोगा अपने कमरे में लेटा हुआ होता है और सोच में गुम होता है कि आकीज बाहर दरख्त पर बैठी हुई होती है। अगली सुबह गोक महल में सब लोग खाने पर मौजूद होते हैं कि अल्पागो खान आता है। तैमूर तकन भी आ जाता है और कहता है मशरिक से मगरिब की तरफ फौजें भेजी, वो तमाम मैदानों में देखेंगे। अल्पागो खान कहता है ठीक है, जल्दी से मुझे एक मोराडोर तलाश करके दो। तैमूर कहता है फिक्र न करे बाबा खान, मैं उस भेड़िए के दोनों सर काट दूंगा। अल्पागो कहता है चलो खाना खाकर सफर पर निकलते हैं। इसके बाद सब बैठते हैं। ओइजा कहती खुशी मनाए खान, आपकी सेहत के लिए। काया ओएजा को देखकर बातोगा की तरफ इशारा करता है। ओएजा बातोगा की तरफ देखती है। ये देखकर अल्पागू कहता है अगर कुछ कहना है तो बोलो, ऐसे मत देखो। ओएजा अल्पागू खान से कहते हैं खान ये आपके भाई की बेटी के लिए अफसोस की बात होगी, वो इस पागल से शादी करेगी। तैमूर कहता है माँ इसे पागल मत कहें, इसका नाम बातोगा है। काया कहता है और अगर वो कहती हैं तो क्या हुआ? क्या उसके पास ऐसा दिमाग है कि वो इस बात को समझे और गुस्सा करे? लेकिन मेरे चचा ईसा अल बालामीर की इज्जत है जो मजरूह हो सकती है अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी पागल से कर दी। अल्पागू खान कहते हैं मैं ईसा की इज्जत के बारे में नहीं बल्कि अपने वतन की फलाह व बहबूद के बारे में जानता हूँ। वक्त की हुक्मरानी खुदा की तरफ से है। बेटा बाप की मौत का इंतजार करता है और यकीनन मैं एक दिन मर जाऊंगा। ओइजा कहती खुदा आपको बचाए। अल्पागू कहता है ये आज तक नहीं देखा गया कि खुदा किसी को भूल गया हो खातून, और वो यकीनन मेरे बारे में भी नहीं भूलेगा। क्या आप समझते हैं कि आपके चचा ईसा अल बालामीर इस तख्त पर नहीं बैठना चाहता है? क्या ऐसा नहीं है दानिश अता? दानिश कहते हैं ठीक कहा खान साहब, मैंने पहले ही सुना है कि कोरलते के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। तैमूर की खातून कहती है और मेरे वालिद के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने चीन को 10,000 घोड़े दिए। अल्पागू कहता है ये इसके काम हो सकते हैं जिसने तख्त संभाल लिया हो। दानिश अता कहते हैं और अगर उसे ना मिल सका तो वो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। काया कहता है इसलिए आप उसकी बेटी का रिश्ता लेंगे। तैमूर कहता है वो बहू नहीं बल्कि कैदी बनेगी। अल्पागू कहते हैं अगर मेरा भाई बालामीर तख्त हासिल करने की कोशिश करेगा तो उसे अपनी बेटी के लिए खुशी नहीं मिलेगी। अगर मेरे बाद वो तुम्हारी खानियत को पहचान ले और तुम्हारे सामने सर झुका ले फिर तुम उसकी बेटी को अपनी बहू मान लेना। सब लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं। काया कहता है खुदा आपको लंबी उम्र अता फरमाए बाबा खान, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके बाद खान बनूं? अल्पागू खान कहता है इसका इंतखाब कोरलोताई करेंगी, लेकिन जमीनें तलवार से फतह की जाती हैं और हिकमत के जरिए संभाली जाती हैं। अगर आपका भाई तैमूर अपना दिमाग इस्तेमाल करता है तो हमारी मुकद्दस खानियत जाया नहीं होगी। और जा काया तक इनके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है यकीनन काया बहुत अच्छा खान होगा, लेकिन खान साहब अभी आपका वक्त है, खुदा आपको लंबी उम्र अता फरमाए। ऐसा मत बोलें जैसे आप मरने वाले हैं। अल्पागू खान कहता है परेशान न हो खातून, मैं अभी मरा नहीं हूँ। अल्पागू खान कहते हैं थोड़ा सा मुस्कुराओ बातोगा तेगन, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है, क्या तुम समझ रहे हो? लेकिन बातोगा कुछ भी कहे बगैर खाना शुरू कर देता है। अल्पागू खान कहता है तुम कैसे जान सकते हो? तुमने कहा तुम मुझे मार नहीं सकते लेकिन तुम मेरा दिमाग ले जा सकते हो, है ना? बतौगा ये सुनकर उठकर चला जाता है। महल से बाहर निकलता है और देखता है कि तैयारियां की जा रही होती हैं और बंदी औरतों को बिठाया जा रहा होता है। सिपाही कहता है हम खुद को तलवार से रास्ता करते हैं और हमारे घोड़े हवा का मुकाबला करते हैं। एक सरदार की बेटी पागल तेगन के हाथों में होगी। और सिपाही बतौगा को तंग करना शुरू हो जाता है। टैक्स कहता है किराज मत करो। किराज कहता है मैं तो इसके फायदे के लिए बोलता हूँ, क्या मैं नहीं बोलता पागल तेगन? अगर सरदार की बेटी ने आपकी लकड़ी की तलवार देख ली तो वो आपको कबूल नहीं करेगी, ये मुझे दे दो ताकि लड़की इसे ना देखे। और किराज बतौगा की लकड़ी की तलवार पकड़ लेता है। बतौगा भी तलवार पकड़ता है कि खातून अंदर से आ जाती है और कहती है गुलाम किराज क्या तुम तेगन का मजाक उड़ा रहे हो? किराज कहता है खातून नहीं, मैं बस मुझे इसके लिए अफसोस होता है ताकि वो लकड़ी की तलवार लेकर लड़की को बहलाने ना चला जाए। खातून कहती क्या तुम्हें इसके लिए अफसोस है? तुम्हें किसके लिए अफसोस हो रहा है? किराज कहता है इसने अपना दिमाग खो दिया है इसलिए मुझे इसके लिए अफसोस है। काया की बीवी कहती है खान साहब के बेटे पर अफसोस करने वाले तुम कौन होते हो? इसे तुम पर तरस खाना चाहिए। अगर मुझे थोड़ा मजीद गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें कालीन में लपेट कर घोड़ों के रास्ते में फेंक दूंगी। बेहतर है कि तुम मेरे गुस्से से बच जाओ, हमारे आने से पहले रात को मेहमान खाना तैयार होना चाहिए। चलो किराज कहता जो हुक्म। किस तरह तैमूर तकन की भी खातून आ जाती हैं। खातून कहती हैं क्या आपने बतौगा की हिफाजत की खातून? मेरा दिल लर्ज रहा है। काया की खातून कहती हैं तुम्हारा दिल कहाँ है? क्या तुम्हें पता है कि ये कहाँ होता है? तैमूर की खातून कहती तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? एलवाजी की तरह तुम भी गुलामों पर हुकूमत करोगी? क्या हुआ एलवाजी की तरह बनना चाहती हो? खातून कहती मैंने उसकी आदत डालने का फैसला कर लिया है। खान ने कहा है कि इसके बाद काया खान
ہوگا। इस दौरान ओयजा अंदर से आती हैं कि तैमूर की खातून कह रही होती है एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, फिर भी इतनी खुश ना हो। ओयजा आकर कहती कौन किस बात पर खुश हो रहा है बहू? काया की खातून कहती है हमारे पास एक नया देवदार का दरख्त होगा, हम इस पर खुश हैं। और मेजई का कहना है कि ज्यादा खुश ना हो। सबसे पहले वो तहाइफ के साथ सफर पर निकलेंगे। हम कब निकल रहे हैं? कि इसके बाद काफिला रवाना होता है कि आकीज वहीं दरख्त पर बैठी हुई सब कुछ देख रही होती है। आकीज काफिले को देखती है और इसके बाद दरख्त से नीचे उतरती है, अपने घोड़े पर बैठती है और काफिले के पीछे रवाना हो जाती है। इसके बाद अल्पागू खान महल से बाहर निकलता है और बातोगा को देखता है और कहता है बातोगा को चकड़े में बैठने में मदद करें। तैमूर कहता है मैं करता हूँ। तैमूर बातोगा से कहता है चलो भाई। ओयजा कहती है मेरे खान, शमन ने स्याह बादल देखे हैं, हमें आसमानी खुदाओं को कोई सदका देना चाहिए। पहले हम इबादत करते हैं और इजाजत मांगते हैं। अल्पागू खान कहता है बेगम आप आज रात अपने हुजरे में ये रस्म अदा कर लेना, अंधेरा होने से पहले आपको निकलना होगा। ओयजा कहती है ठीक है खान, और ये कहकर रवाना हो जाते हैं। इस दौरान आकीज जंगलात में आगे बढ़ रही होती है। इस दौरान अल्पागू खान के साथ इसकी बहुएं और बेटे रवाना होते हैं कि दुआ की जाती है कि आसमानी खानों के बासियों, अगर आपके रास्ते में पानी की नदी है तो अल्लाह ताकतें आपको एक पुल फराम कर दें। अगर आपके रास्ते में ऊंचे पहाड़ से मिलते हैं तो अल्लाह अफवाज आपको एक सीढ़ी फराम कर दें। महफूज और सेहतमंद जाएं और सही सलामत वापस लौटें। और सबके महल में से रवाना होने के बाद पीछे से पानी फेंका जाता है। अल्पागू खान समेत सब लोग बाजार में से होते हुए गुजरते हैं तो सब लोग घुटनों पर बैठ जाते हैं और सलाम पेश करते हैं। इस दौरान आकीज एक जगह पर पहुंचती है, घोड़े पर से उतरती है और एक जगह जाकर एक साज बजाती है तो एक भेड़िया भागता हुआ आता है और आकीज से मिलता है। आकीज कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक छोटे कुत्ते हो? क्या तुम मुझे जमीन पर गिराने की कोशिश कर रहे हो? बाकी कहाँ है? आकीज आवाज लगाती है गुलामों की एक पूरी गाड़ी पहाड़ी खानियत से निकली है, हमें इन्हें बचाना होगा। इनके पास बहुत सारा सोना है जो किसी की शादी करवाने के लिए काफी है। कि इस दौरान सरमा भागती हुई बाहर निकलती है। आकीज कहती सच पूछो तो मुझे नहीं मालूम अंदर क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैदान के तमाम कंवारे लोगों की शादियां करवाने के लिए काफी है। सरमा कहती है हम भी इंतजार कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं यमान? यमान कहता है हाँ सरमा, असल बात तो ये है कि हम शादी करेंगे और ये सोचने की जरूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे, हम किसी की परवाह नहीं। आकीज कहती बस करो तुम दोनों, चलो। और ये कहकर तीनों रवाना हो जाते हैं। इस दौरान काफिला एक तंग रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है। इनके साथ गुलाम और ढेर सारा सामान होता है। आकीज घात लगाकर बैठी हुई होती है। इसके बाद आकीज मुट्ठी में थोड़ी मिट्टी भरती है और कहती नीले आसमान और इन जमीनों के मालिक मुझे ताकत अता फरमा, दुआ मांगकर फूंक मारती है। जैसे ही काफिला करीब आता है आकीज बिगुल बजाती है जिससे यमान और सरमा को मालूम पड़ जाता है। यमान और सरमा दो घोड़ों को भगाते हैं जिससे कि एक रस्सी रास्ते में से ऊपर उठती है जिससे कि सामने चल रहे सिपाही जमी बोस हो जाते हैं। और फिर आकीज घोड़े पर बैठकर यरमान और सरमा इन पर तीरों की बारिश कर देते हैं और एक एक करके तीर मारकर तमाम सिपाहियों को मार डालते हैं और रास्ते में आने वाले किसी को नहीं छोड़ते। धुआं और गर्दो गुबार हर तरफ फैल जाता है। सिपाही इकट्ठे हो जाते हैं कि आकीज गाड़ी पर चढ़ती है और तीर मार मार कर सबको मार डालती है। यरमान और सरमा भी सामने आने वाले हर सिपाही को मार डालते हैं और आखिरकार सारे काफिले के सिपाहियों को मार डाला जाता है। आखिरी बचे हुए सिपाही के करीब तीनों आते हैं। सिपाही कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि हम खान के सिपाही हैं और हमारा ताल्लुक अल्पागू खान से है? हम पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? आकीज के इशारे से यामान कहता है दो सिरों वाले भेड़िए की ताकत ने इन असीरों को बचाया जिन्हें खान के सिपाहियों ने कैद किया था और उसने तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। जब तुम होश में आओ तो ये अपने खान को बता देना। और ये कहकर सिपाही को जोरदार जर्ब लगाई जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इस दौरान अल्पागू खान अपने सारे घर वालों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि आकीज सारे कैदियों को और सारा सामान काफिले से लूट कर रवाना हो जाती है। आकीज एक जगह पहुंचती है और कहती है रुको। गाड़ी भर से नीचे उतरती है और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया जाता है। तमाम खवातीन नीचे उतरती हैं। आकीज कहती है अब तुम सब जा सकती हो, तुम सब आजाद हो। एक खातून कहती है आप में दो सरों वाले भेड़िए की ताकत है? दूसरी कहती है अपना नाम बताएं, हम अपने बच्चों के नाम आपके नाम पर रखेंगे। आकीज कहती है आपको मेरा नाम रखने की जरूरत नहीं, अपने बच्चों को दो सरों वाले भेड़िए के बारे में बताएं। बस इन्हें बताएं कि दो सरों वाले भेड़िया आ गया है और तुर्क अब ज्यादा देर असीर नहीं रहेंगे। अब जाओ और किसी से मदद मांगो और मेरे बारे में किसी को मत बताना। इसके बाद सामान में से कुछ खजाना लाया जाता है। आकीज कहती शायद अंदर सोना हो, लेकिन देखते हैं क्या है। संदूक खोली जाती है और उसमें ढेर सारा सोना और जेवरात होते हैं। सब लोग देखकर खुश हो जाते हैं। आकीज कहती सोने से भी बेहतर। एक खातून कहती ये किसके लिए है? किसी दुल्हन के लिए है। आकीज कहती कौन दुल्हन? खातून कहती हमने ये सिपाहियों को बात करते हुए सुना था कि अल्पागू खान अपने बेटे के लिए बालामीर की बेटी का हाथ मांगेगा। सिपाही ये खजाना और हमें उनके पास ही ले जा रहे थे। आकीज कहती वो किस बेटे के लिए लड़की की बात करेंगे? खातून कहती एक बेटा है जो किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी चलाता है। तो आकीज जान जाती कि ये बातोगा की बात कर रहे हैं। आकीज कहती बातोगा। इस दौरान बातोगा रवाना होता है। आकीज अपनी लकड़ी की तलवार पर हाथ रखती है। आकीज कहती चलो संदूक उठाओ, ये आप लोगों का है। सब खवातीन ये सुनकर बेहद खुश हो जाती हैं। इसे गाड़ी पर रखती हैं और गाड़ी लेकर रवाना हो जाती हैं। इस दौरान अल्पागू खान का काफिला आगे बढ़ रहा होता है। दूसरी संदूक खोली जाती
جاتی ہے۔ یمان دیکھ کر کہتا ہے اگر ہم باشندوں کو یہ دے دیں تو کیا ہوگا، یہ مناسب نہیں ہے، وہ اپنی بھوک کیسے مٹائیں گے۔ سامان کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، عقیز کچھ سوچ میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ یمان کہتا ہے اوہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہارا دھیان کہاں ہے۔ عقیز سرما کو دیکھتی ہے، سرما کپڑے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ عقیز کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے ہم یہ چیزیں شہر میں فروخت نہیں کر سکیں گے، سوداگر جان جائیں گے کہ یہ خان کا ہے۔ عقیز کہتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ سونا ہے جو پورے میدان کو کھلانے کے لیے کافی ہے۔ سرما کپڑے دیکھ کر کہتی دیکھو یہ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے خان کی دلہن اپنی شادی میں یہ ریشم نہیں پہن سکے گی۔ عقیز کہتی ہے اچھا یہ پہاڑی دلہن کی شادی پر یہ ریشم کیسا لگے گا۔ سرما چادر اوڑھتی اور کہتی میں یہ پہنوں گی اور اپنے یامان کو دکھاؤں گی کتنا اچھا لگے گا۔ سرما کہتی عقیز عقیز اور اس گلابی ریشم سے ہم تمہارے لیے لباس بنائیں گے، کیسا رہے گا۔ عقیز کہتی سرما میں ایک جنگجو ہوں، میں گلابی لباس کہاں پہنوں گی۔ سرما کہتی مجھ پر غصہ نہ کرو، تم رنگین میں کتنی اچھی لگ رہی ہو۔ اور اس کے بعد سرما اور عقیز دونوں بہت خوش ہوتی ہیں اور اس کے بعد دونوں کی نظر پڑتی ہے الپاگو خان کے قافلے پر۔ دیکھتی ہے الپاگو، سرما کہتی یہ سب خان الپاگو کے سپاہی ہیں، چلو چلتے ہیں۔ عقیز دیکھ کر اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے جب الپاگو نے عقیز کے والد عوران الپ کو قتل کر دیا تھا۔ عقیز کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس بار یہ بچ نہیں پائے گا۔ یمان کہتا ہے یہ کیا کہہ رہی ہو۔ عقیز کہتی جب یہ ہمارے سامنے اس پہاڑ پر آئیں گے 2 سروں والے بھیڑیے کی طاقت دیکھیں گے اور یہ الپاگو خان کی جان کے لیے خطرناک ہوگا۔ یمان اور سرما ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، قافلہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ قافلہ جیسے ہی جائے وقوع پر پہنچتا ہے تو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے، سب سپاہی مرے پڑے ہیں اور قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔ سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر الپاگو دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک سپاہی بے ہوش ہوتا ہے۔ تیمور کہتا ہے اس سپاہی کو دیکھو۔ سپاہی کو اٹھایا جاتا ہے، سپاہی اٹھ کر بتاتا ہے ہم پھنس گئے تھے۔ تیمور کہتا ہے یہ کس نے کیا۔ سپاہی بتاتا ہے 2 سروں والے بھیڑیے کی طاقت نے۔ تیمور اور سالتوق یہ سنتے ہیں اور واپس الپاگو کو بتانے آتے ہیں۔ الپاگو کہتا ہے کیا ہوا۔ تیمور بتاتا ہے تمام لڑائیاں ختم ہوئی سوائے کے راج کے، لعنت ہو وہ پھر سے 2 سروں والے بھیڑیے کی طاقت۔ تیمور کہتا ہے سالتوق سپاہیوں کا ایک دستہ یہاں چھوڑ دو، وہ ہمارے خان کی حفاظت کریں گے، باقیوں کے ساتھ مل کر علاقے کی تلاشی کرو، ہر جگہ ہر پتھر کے نیچے دیکھو اور ایک محفوظ جگہ پر خیمہ لگاؤ۔ کایا کہتا ہے ہم یہاں خیمہ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ تیمور کہتا ہے ٹھیک ہے، یہاں حملہ آسانی سے ہو سکتا ہے، پہاڑی کی طرف لگاتے ہیں۔ کایا کہتا ہے اوپر چلتے ہیں، یہ جگہ صحیح نہیں، وہاں زیادہ محفوظ ہے۔ الپاگو کے اشارے پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس جگہ خیمہ لگایا جاتا ہے وہاں پر عقیز، سرما اور کیراج پہنچتے ہیں۔ عقیز اپنی کمان نکالتی ہے، آس پاس دیکھتی ہے، سرما عقیز کی طرف دیکھتی ہے کہ خیمہ لگایا گیا ہوتا ہے۔ سب لوگ خیمے میں بیٹھتے ہیں کہ باتوگا کھڑا ہوتا ہے۔ گوخان باتوگا کی طرف دیکھتا ہے، عقیز باتوگا کی طرف دیکھتی ہے کہ وہ خیمے سے الگ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ باتوگا آگے بڑھتا ہے، پانی کے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ گوخان کھڑا ہوتا ہے اور اپنے 4 سپاہیوں کی حفاظت میں باتوگا کی طرف بڑھتا ہے۔ عقیز باتوگا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور پھر گوخان کو دیکھتی ہے۔ عقیز کو غصہ آ جاتا ہے، عقیز فوراً تیر کمان میں رکھتی ہے کہ عقیز کے ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ عقیز ہاتھ کو دیکھتی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ سرما اور کیراج عقیز کی طرف دیکھتے ہیں، عقیز اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گوخان کی طرف نشانہ لگاتی ہے کہ تیر نیچے کر لیتی ہے اور پھر تیر اوپر کرتی ہے۔ گوخان تویگار کے قریب آتا ہے کہ عقیز پھر تیر کمان نیچے کر لیتی ہے۔ گوخان تویگار کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس دوران گوخان کو یاد آ رہا ہوتا ہے کہ جب اس نے تویگار کی ماں یعنی اپنی بیوی سے کہا ہوتا ہے میں نے جس سے محبت کی اس نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے تمہیں اپنا دل دیا، اب میں وہ واپس لوں گا۔ اور تویگار کی آنکھوں کے سامنے گوخان اس کی ماں کو مار ڈالتا ہے۔ گوخان تویگار سے کہتا ہے تمہیں یاد ہے، کیونکہ یہ وہی جگہ ہوتی ہے جہاں پر گوخان نے تویگار کی والدہ کو یعنی تلسم خاتون کو قتل کیا ہوتا ہے۔ گوخان کہتا ہے مجھے یاد نہیں۔ اپنے باپ کی طرح درد میں پتھر نہ بنو۔ یہاں جب میں نے تمہاری ماں کی جان لی تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مرنے تک مجھ سے بات نہیں کرو گے اور ایسا ہی ہوا، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ گوخان ہاتھ اوپر کرتا ہے اور کہتا ہے شاید عظیم ٹینگری نے تمہاری درخواست سن لی اور تمہاری سوچ بدل دی کہ تم چپ رہو اور مجھے سزا دی، یا شاید اس نے مجھے سزا نہیں دی بلکہ انعام دیا ہے تاکہ میں وہ کہوں جو میں کسی سے نہیں کہہ سکتا۔ اس نے مجھے ٹیگن دیا جس سے اس نے آواز اور دماغ دونوں لیے، ایک تلوار اس کے ہاتھ میں جس میں سے خون بہہ رہا ہے، دشمن کو اغوا کیا، لوٹ مار کی، لیکن میں اسے کچھ نہ بتا سکا۔ میں دائیں طرف دیکھوں گا، میں اپنے بیٹے کایا کو دیکھوں گا، ہاتھ میں تلوار لے کر اسے خون بہائے بغیر زمین مل گئی، شہرائے ریشم پر لوٹی ہوئی دولت اچھی طرح سے الجھی ہوئی رسیوں سے بندھا ہوا ہے، لیکن میں اس سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد گوخان اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے دل میں جھانکوں گا، وہاں تم ملو گے، نہ خون بہایا نہ سر جھکایا اور آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن آپ نے خان کی بہت مدد کی، آپ نے واقعی الپاگو خان کی مدد کی جو اکیلا ہے کیونکہ وہ خان ہے۔ الپاگو خان کہتا ہے میں نے تمہیں ہر مصیبت بتا دی، میرے لیے آسان ہو گیا۔ اب بھی یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کی ماں کو
खोने का दर्द अपने दिल में रखता हूँ, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। अब से सिर्फ खान तक ही नहीं, लेकिन आप आसमानी खानियत की भी मदद करेंगे। कलेशियम की बेटी आपकी दुल्हन होगी और मेरा अहद पूरा हो गया। कि ये सुनकर तवेकार की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अल्पागो खान कह रहा होता है, जब तक बालामीर का इकलौता बच्चा हमारे पास है वो सर नहीं उठा सकेगा, इसलिए तुम मुझसे शादी करोगे ताकि आसमानी खानका तकसीम ना हो। अल्पागो खान कहता है, समझे? तुम नहीं समझे, रहने दो। और ये मुझे जचता है, कुछ बोलो ताकि मैं कम से कम एक बार तुम्हारी आवाज़ सुन सकूं। मैंने इन पहाड़ों को तबाह कर दिया है, इस खामोशी से लुत्फानंदोज होने के लिए बराए मेहरबानी कुछ कहो। कि तवेगार कुछ नहीं कहता। अकीज और दोनों खड़े ये देख रहे होते हैं कि इस दौरान चुल्पान खातून कहती, कमान को खींचो, चलाओ। तीर चलाए जाते हैं। कि इस दौरान चुल्पान खातून उकाब देखती है, अपना दस्ताना पहनती है। उकाब आकर चुल्पान खातून के हाथ पर बैठ जाता है। चुल्पान खातून खत लेती है, इसे खोलती है और पढ़ती है। औरत कहती है, बुरी खबर आई है। चुल्पान नाम है सर हिलाती और कहती है, अच्छी है, मेरे भांजे की शादी हो रही है। औरत कहती, बात होगा? चुल्पान कहती, बात होगा। इस दौरान अकीज कमान खींचती है, लेकिन फिर नीचे कर लेती है और कहती, नहीं, मैं इस तरह निशाना नहीं लगा सकती, वो उस जगह को बगैर हिफाजत के नहीं छोड़ेंगे। सरमा कहती, ठहरो और इंतजार करो, हम पकड़े जाएंगे। आसमानी खानियत के जंगजू हर जगह मौजूद हैं। अकीज जंगजू की तरफ देखती है और कहती, सबसे अच्छी चीज आग लगाना है। सरमा कहती, ये बहुत खतरनाक है। कि राज कहता है, हमें जल्दी करना होगा, जो हमें ढूंढ रहे हैं वो लौट आए तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अकीज सरमा को कमान पकड़ाती है और कहती, मेरे पीछे से मदद करना। इसके बाद अकीज भेड़िए से कहते, यहीं ठहरियो बेटा, यहीं ठहरियो। और यह कहकर खैमे की तरफ बढ़ती है। आहिस्ता से छुपती छुपाती पानी के करीब आती है और कहती, माँ और बापों से बचा हुआ पानी मुझे कबूल कर लेना, अपनी जान से मेरी हिफाजत फरमा। और यह कहकर एक कपड़ा पानी में फेंकती है और उसके बाद एक लकड़ी उठाती है और उसके जरिए तैरना शुरू कर देती है। अकीज तैरती तैरती खैमों की तरफ बढ़ रही होती है। कि इस दौरान सब लोग खाना खा रहे होते हैं। बातों का भी खाना खा रहा होता है। कि अकीज आखिरकार पार पहुंच जाती है और इसके बाद तेल फेंकना शुरू कर देती है। तेल फेंकती फेंकती आगे बढ़ती है। कि इस दौरान ओइजा कहती है, अगर ये सब कुछ हमारे साथ हुआ तो क्या होगा, क्योंकि आसमानी खुदा बतोगा की शादी नहीं करना चाहते। अल्पागो खान कहता है, ये आसमानी खुदा नहीं है, और उस दो सरों वाले भेड़िए की वजह से। ओइजा कहती है, अगर आसमानी खुदा चाहता तो इसे सजा देता, लेकिन उसने दुल्हन को जहेज लेने की इजाजत दे दी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बातोगा के साथ ऐसा हो। हमने नजर नहीं मानी, कोई कुर्बानी नहीं हुई, हमें उनकी रजामंदी नहीं मिली। इस दौरान अकीज वापस लौट जाती है। कि इस दौरान अल्पागो खान कहते हैं, आए मेरे बेटे और बहू है, जन्नत के खुदा के लिए कुर्बानी दे, वरना तुम्हारी माँ चुप नहीं करेगी। सब लोग मुस्कुराते हैं। इस दौरान अकीज दूसरी तरफ लौट जाती है और कहती है, ठीक है। अल्पागो खान सब के साथ अपने सिपाहियों के बीच आगे बढ़ता है। इसके बाद अपने खुदाओं के बुतों के करीब आता है और इबादत करना शुरू हो जाते हैं आग के करीब। रिवायती रक्स किया जा रहा होता है। ओइजा कहती है, आसमानी खुदा से कहो। और उसके बाद सिपाही आग के तीर चलाते हैं। ओइजा कहती, नीले आसमान के मालिक आसमानी खुदा, हमारी दुआएं सुनो, सुनो इस ज़मीन पर वाहिद अजीम ओइजा, हम अमन के लिए गंदुम काश्त करेंगे। कमीज़ को ज़मीन पर बहा दें ताकि खून ना बहे। आए घोड़ों को छोड़ दें ताकि आप हमें खुशखबरी दे सकें। और उसके बाद सफ़ेद घोड़े रवाना कर दिए जाते हैं। ओइजा कहती, खुदा जो नीले आसमान, ज़मीन और पानी का मालिक है, हमें एक निशान भेज। क्या ये रास्ता हमें भलाई देगा या अंधेरे? सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं। ओइजा कहती है, आसमानी खुदा, हमें एक निशानी भेज। कि इसके बाद एक उड़ता हुआ आग का तीरा लगता है और आकीज ने जहाँ तेल फेंका होता है वहाँ आकर लगता है तो आग लग जाती है। उसके बाद आकीज, सरमा और केराज एक बार में 3-3 आग के तीर चलाते हैं। आकीज कहती, तुम भी मर जाओगे। कि दोनों तीर आकर अल्पागो खान को लग जाते हैं और आकीज की लगाई हुई आग की दीवार से कोई आगे नहीं बढ़ पाता। अल्पागो खान को तीर लगने के बाद सब लोग अल्पागो खान के करीब आते हैं, ढालें आगे करते हैं। कि इस दौरान आकीज दूसरी तरफ खड़ी अपनी लकड़ी की तलवार निकालती है और बातोगा इसे देखता है। और बातोगा को याद आता है जब आकीज छोटी बच्ची थी तो उसने ये लकड़ी की तलवार उसे दी होती है और कहा होता है, मत रोना। अकीज कहती है, उन 2 छोटे बच्चों के लिए। यहाँ तक व्यूवर्स, ये किस्सा यहाँ तक। उम्मीद आपको किस्त पसंद आई होगी। अगर किस्त पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए। हमें दीजिए अगली किस्सा की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।